सुप्रभातम साथियों। आज हम भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मेजर लैंडफॉर्म पर डिस्कस करेंगे। प्रमुख स्थलाकृतिक स्वरूप भूपटल या पृथ्वी के ऊपरी भाग पर विभिन्न प्रकार के महाद्वीप, महासागर, मैदान, पर्वत, झील दिखाई देते हैं। इन स्थल रूपों को अपन तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ फीचर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। प्रथम श्रेणी के उच्चावश इसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं, जिसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ। सेकंड होते हैं इसको बोलते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावश, इसमें आपके लैंड पर स्थित जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इसे सेकंड ऑर्डर रिलीफ बोलते हैं, जैसे इंग्लिश बोलते हैं माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन। थर्ड श्रेणी के उच्चावश इसमें वे आते हैं जो आपके समुद्र या धरातल से नीचे वाले भाग होते हैं, जैसे घाटियाँ, डेल्टा, लेक्स इत्यादि होते हैं। अब इन स्थल रूपों का निर्माण किस प्रकार होता है, कौन सा बल कार्य करते हैं, उनका आपको विस्तृत वर्णन करेंगे कि कौन सा अंतर्जात बल है, कौन सा बहिर्जात बल होते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्वत। जैसे अपने लैंड पर देखते हैं पर्वत क्या होता है, जो स्थल से ऊपर उठा हुआ भाग होता है ये पर्वत होता है। स्थल उठा हुआ भाग ये पर्वत, और पर्वत से ये भी ऊपर उठा, लेकिन पर्वत से कुछ कम उठा होता है, लेकिन आधार से ऊपर जो होता है उसका वो समतल होता है। फिर पर्वत से मैदान होता है, अपेक्षाकृत समतल होता है, और फिर घाटी होती है, वो मैदान से भी नीचे वी आकार के यू आकार घाटी होती है। फिर आपके तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे होते हैं, अंत में सागर होते हैं। ये इस प्रकार की स्थलाकृति अपने को दिखाई देती है। अब आपको बताया गया भूपटल जो स्थल रूप बनते हैं वो पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बल के पारस्परिक क्रिया के परिणाम से बनते हैं। अब बता दें आपको स्थल रूप का निर्माण करने वाले कौन कौन से बल हैं। स्थल रूपों को निर्माण करने वाले दो प्रकार के बल होता है। एक होता है अंतर्जात बल, जिसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स। दूसरा होता है बहिर्जात बल, जिसे बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। अंतर्जात बल कौन से होते हैं? वे बल जो भूगर्भ में विषम स्थलाकृति का निर्माण करते हैं। इसमें दो प्रकार की बल क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला होता है पटल विरूपण बल, दूसरा होता है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल क्या होता है? अचानक कोई होती है और उससे कोई प्राकृतिक आकृति बनती है। आकस्मिक बल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक इससे धारा होती है, एक तो ज्वालामुखी की क्रिया है और दूसरा भूकंप। ये आकस्मिक क्रिया के परिणाम स्वरूप होते हैं। दूसरी होती है पटल विरूपण बल। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक महादेशक जनक बल और दूसरा पर्वत निर्माणकारी बल। जो पर्वत निर्माण बल है ये आपकी क्षैतिज बल है, और जो महादेशक है ये ऊर्ध्वाधर बल है। अब इसका आगे और अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे कैसे वलन और भ्रंश बनते हैं, पर्वत निर्माण के बल कौन सी है, महाजनक देश में कौन से निर्माण बनते हैं, वलन है तो वलन कितने प्रकार की, भ्रंश कितने प्रकार पड़ेंगे। अब दूसरा है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल वे होते हैं जो अंतर्जात बलों द्वारा जो विषम स्थलाकृति बनती है उसको समतलीकरण करने का कार्य करती हैं। इसमें अपन तीन प्रकार के पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं अपक्ष से, दूसरा पढ़ते हैं अपर्दन, और तीसरा बोलते हैं सामूहिक स्थानांतरण। ठीक है, इन बलों के परिणाम स्वरूप ही अपने अलग अलग स्थलाकृति का निर्माण होता है। अब अपनी स्थलाकृति में पहले स्थलाकृति पढ़ेंगे पर्वत। क्या नाम है? पर्वत। पर्वत यहाँ से माउंटेन बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? आसपास के सामान्य धरातल से एकदम ऊंचे भाग जिसका शिखर क्या हो संकुचित और ढाल तिरु, ढाल मतलब उसका tan थीटा तिरु, ऐसे स्थलाकृति को पर्वत कहा जाता है। ये सामान्य परिभाषा की होती है। दूसरा एक भूगोलवेत्ता थे फिंच, उसने परिभाषा दी है कि पर्वत समुद्र तल से 600 मीटर या उससे अधिक ऊंचा, और उसका एंगल होता है 260 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के ढाल के होते हैं। अब आपको पता है 600 मीटर, अगर 600 मीटर तो फिट में बांटो तो लगभग इसका 3.25 गुना होता है, लगभग 2000 मीटर से ऊपर या से अधिक होते हैं, उसको बोलते हैं। अब संसार में पर्वत अलग अलग प्रकार के होते हैं। उन पर्वतों को निर्माण की प्रक्रिया, आयु, अवस्थी, संरचना अनेक प्रकार के होते हैं। अब अपन पर्वतों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पर्वतों का वर्गीकरण उसके आधार है अपने तीन पे आधार पर करते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत सब प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं वलित पर्वत, दूसरा होता है गुम्बदाकार पर्वत, तीसरा होता है संग्रहित पर्वत, चौथा होता है ब्लॉक पर्वत, पांचवा अवशिष्ट पर्वत, और छठा होता है मिश्रित पर्वत। इन पर्वतों का वन बाई वन डिस्कस करेंगे। पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। दूसरा होता है हाइट के अकॉर्डिंग, ऊंचाई के आधार पर। पहले पर्वत होता है अधिक ऊंचे पर्वत, ये फिंच ने वर्गीकरण दिया। अधिक ऊंचे पर्वत वो होते हैं जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से भी ज्यादा होती है।
दूसरा साधारण ऊंचे पर्वत वे पर्वत होते हैं जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर से भी ज़्यादा होती है। कम ऊंचे पर्वत वे होते हैं जिसकी ऊंचाई 1000 से 1500 के बीच होती है। और निम्न ऊंचे पर्वत वे पर्वत जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से भी कम होती है। ये मीटर में बता रहा है, फीट में होता है जिसका 3 गुना वो हो जाएगा। अब तीसरा होता है आयु का आधार पर। तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पर्वतों का अकॉर्डिंग आयु या एज के अनुसार। उसमें पहले होता है सर्नियन काल के, दूसरा कैलोडियन काल के, तीसरा हर्शियन और चौथा अल्पाइन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पहला प्रवाह पर उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पहला पर्वत होता है वलित पर्वत, जो इंग्लिश में बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन क्या होता है? वलित पर्वत पृथ्वी के भीतर उत्पन्न संपीड़न बल से धरती सतह में वलन या मोड़ पड़ जाते हैं, जिसके कारण इन पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, इसे बोले वलित पर्वत। संपीड़न शक्ति के कारण ऊपर उठे भाग हैं, जैसे उसको बोलते हैं अपनति, और जो नीचे दस जाता है भाग उसको बोलते हैं अभिनति। इस तरह के पर्वत बनते हैं, उसको बोलते हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत का उदाहरण आज में दे सकते हैं अपन, जैसे हिमालय पर्वत हैं, यूराल हैं और एंडीज पर्वत हैं। ये आपके वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये संसार के सबसे नवीनतम पर्वत हैं। इसमें किसी प्रकार के जीवों का अवशेष शेष जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अब इन पर्वतों का मैं डायग्राम में बता रहा हूँ। ये डायग्राम है अपने वलित पर्वत का। इसमें बताओ, देखो इसके वलन पढ़ने से देखो ये इस टाइप होते हैं अपने टेढ़े, ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होते हैं। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे बोलते हैं अपनति, ये शिखर होता है इसको बोलते हैं अपनति। और जो नीचे दशा हुआ भाग होता है ये नीचे खाई वाला, इसको बोलते हैं अभिनति। इस तरह के वलित पर्वत हैं। ये हिमालय, यूराल, एंडीज पर्वत इस तरह के हैं। अरावली भी प्राचीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण है। दूसरा है पर्वतन क्लासिफिकेशन में गोमदाकार पर्वत, जिसको बोलते हैं डोम शेप माउंटेन। क्या बोलते हैं? डोम शेप माउंटेन। ये कैसे होता है? ये पृथ्वी के भीतर, पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी क्रिया होती है मैग्मा, वो ऊपर आने की कोशिश करता है लेकिन ऊपर नहीं आता और नीचे रहता है और डोम की शेप पर रह जाता है। ये मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है और धरातल सटान एक गुम्बदाकार होती है। जैसे अपन जाते हैं कि शरीरों में डोम बनते हैं उसी तरह शेप का बनता है। ये सटान मैग्मा बाहर नहीं आती है और डोम के रूप में। इसका उदाहरण अपन ले सकते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो अपने उटा प्रांत है, वहां का हेनरी और यूंटा पर्वत, ये पृथ्वी के गुम्बदाकार पर्वतों के उदाहरण है। अब गुम्बदाकार पर्वत कैसे होता है? जैसे ये होता है, इससे धरातल होती है, ये गुम्बदाकार होता है, ये डोम शेप का हो रहा है। देखो ये गुम्बदाकार। अपन बोलते हैं जैसे घर पर शादी ब्याह में टेंट लगा तो डोम का शेप होता है, उस शेप का होता है ये गुम्बदाकार पर्वत। इसका उदाहरण है यूएसए का हेनरी और यूंटा पर्वत। अब तीसरा पर्वत होता है संग्रहित पर्वत। संग्रहित मतलब कलेक्शन करता है, किसी प्रकार का कलेक्शन करके बनता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूमुलेटेड माउंटेन। हवा, नदी, हिमनद, लहर और ज्वालामुखी इनके द्वारा बहुत ढेर, कई बालू ढेर बढ़ जाते हैं, मिट्टी है शेयर करने जाते हैं, उन ढेरों को संग्रहित करके निष्क्रिय पदार्थ को एकत्रित करने से इन पर्वतों का निर्माण होता है। इन पर्वतों के उदाहरण अपन ले सकते हैं, जैसे ज्यादातर ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, जैसा जापान का फ्यूजिनामा, दूसरा इटली का विसुवियस पर्वत और तीसरा अफ्रीका किलिमंजारो। ये सब ज्वालामुखी के संग्रहित पर्वत हैं। इसका डायग्राम बताते हैं संग्रहित पर्वत कैसे होता है। ये संग्रहित पर्वत अलग अलग राग ढेर बजाती है, धीरे धीरे जमा होती है, इस संग्रहित पर्वत का उदाहरण है। और इसे विशेषकर ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। ये आपका जापान का फ्यूजिनामा है, अफ्रीका का किलिमंजारो है और इटली का विसुवियस इसके उदाहरण है। चौथा पर्वत होता है बर्तोस पर्वत, या जिसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, फोल्डेड एंड ब्लॉक माउंटेन। ये कौन होते हैं? जब दो समांतर धारों के मध्यवर्ती भाग ऊपर उठ जाता है या नीचे जाता है। जैसे आपके मान लीजिए ये कोई चट्टान है ऐसे, इसका कोई बीच वाला भाग या तो ऊपर उठ जाए या किनारे वाला भाग दस जाते हैं, इसके द्वारा जो पर्वत बन जाए उसे ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। ब्लॉक या भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत को बर्तोस पर्वत कहते हैं। जैसे अपने नर्मदा और ताप्ती बहते इसके अंदर तो रिफ्ट बन जाते हैं, जैसे इसके जो किनारे पर होते हैं उसे ब्लॉक पर्वत बोला जाता है। अपने पश्चिम घाट को भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण होते हैं। इसका डायग्राम मैं बता रहा हूँ, इस तरह होता है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण बर्तोस पर्वत होता है। ठीक है, ठीक है, इसका डायग्राम नहीं है आपके। अब 5th नंबर क्लासिफिकेशन में पढ़ रहे अपन बोलो के बाद संग्रहित पर्वत। क्या नाम है? अवशिष्ट पर्वत पढ़ते पहले। अवशिष्ट पर्वत जिसे बोलते हैं रेजिडुअल माउंटेन। अवशिष्ट क्या होता है? अनाच्छादित कारक। जैसे अपसे अनाच्छादन होता है उसके कारकों द्वारा जो 4 प्रकार के प्रक्रम होते हैं, नदी द्वारा,
बहता हुआ जल है, पवन है, समुद्री लहर है और ग्लेशियर, इन आदि से अवशिष्ट कठोर चट्टान आसपास का क्षेत्र ऊपर उठ जाता है, उसे अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। जब नदी पठाई भूभाग को काट कर समतल मैदान बदल देती है तो इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, इन पर्वतों में आप डायग्राम बता रहा हूँ। पहले मैं बता रहा ब्लॉक पर्वत, ये ब्लॉक पर्वत हो रहा है, देखो आगे बता रहा ब्लॉक पर्वत होता है। इसमें क्या होता है, ये पहले ये दो चट्टान, उसके बीच वाला भाग ऊपर उठ गया, ये ऐसे अपवर्ड हो गया ये, तो ऊपर उठ जाने से और किनारे वाला भाग वहीं रहते हैं तो ब्लॉक पर्वत होता है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, किनारे वाला भाग तो ऊपर उठ जाते हैं लेकिन बीच वाला भाग वहीं रह जाता है तो बन जाता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, अब तीसरा आपको बताता है अवशिष्ट पर्वत, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण होता है। जैसे हिमनद ग्लेशियर वगैरह देखो अवशिष्ट शेष होता है, कुछ शेष मात्रा कटा बास होने पर, ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। छठा होता है संग्रहित पर्वत होता है। मिश्रित, मिश्रित का समझ होता है जैसे मिश्रण होता है जल वगैरह किसी धातु का, उस तरह मिश्रण पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अब अपन दूसरा करते हैं आयु के आधार पर। आयु के आधार पर पर्वतों का गठन, अब पर्वतों के निर्माण में बहुत लंबी क्रियाएं चलती हुई, आपने भी पूर्व सुना है सियार हिमयुग आए थे, उन युगों के बीच में कुछ समय शांत रहता, उस शांति के समय ही विभिन्न प्रकार के बल कार्य किए और जिससे पर्वत बना हुआ है। उसमें से पहला है आपका सर्नियन पर्वत, जिससे दूसरा नाम है आर्कियन पर्वत। ये पर्वत आज से कितने वर्ष पूर्व हैं, 7 करोड़ वर्ष पूर्व के हैं। इस पर्वत को बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल के पर्वत। ठीक है, इसमें हलचल की घटना हुई वैसे काल के अकॉर्डिंग होते हैं। इस पर्वत के उदाहरण ले सकते हैं, भारत में जो अरावली पर्वत है वो आर्कियन काल का पर्वत है, जिसे प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वत बोलते हैं। और दूसरा यूरोप में होता है फेनोस्केंडिया पर्वत, ये दो आपके आर्कियन काल के पर्वत हैं। दूसरा होता है कैलोडियन पर्वत, ये 40 करोड़ वर्ष पूर्व है, तो ये आज से लगभग 32 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना घटी हुई, उस दौरान इसे कैलोडियन पर्वत हुआ और कैलोडियन हलचल हुई। इस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण है आयरलैंड में इस पर्वत हैं, और यूरोप महाद्वीप में दूसरा है स्कॉटलैंड और कापलैंड पर्वत हैं, और अमेरिका का अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन काल के पर्वत होते हैं उसको कैलोडियन पर्वत। तीसरी होती है हर्शियन पर्वत, ये पर्वत आज से लगभग 22 करोड़ वर्ष पूर्व घटना घटी, उसके दौरान इन पर्वतों के निर्माण हुआ। इन पर्वतों को उदाहरण देना जा सकते हैं अपने, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी कोलिडेरा और यूरोप का पेनाइन पर्वत, ठीक है, और अपने एशिया का थ्यानसान पर्वत, ये पर्वत आपके हर्शियन काल के पर्वत हैं। चौथा पर्वत होता है अल्पाइन पर्वत, जो आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व है। इसका मतलब ये 4 पर्वत के दौरान ये सबसे नवीन पर्वत है। जैसे मोर्डा पर्वत हुए, वो विश्व में आज के जितने भी पर्वत दिख रहे हैं वो सब अल्पाइन पर्वत के उदाहरण है। जैसे हिमालय विश्व का सर्वोच्च पर्वत, दूसरा कुल्लूर पर्वत, कैराकोरम पर्वत, अराकैन, हिंदुकुश पर्वत, रॉकीज, एंडीज, अल्पास, ये सब आपके अल्पाइन पर्वत के उदाहरण हैं। तीसरा पर्वतों का वर्गीकरण में पढ़ रहे हैं, ऊंचाई के अकॉर्डिंग इसका वर्गीकरण किसने दिया था, प्रोफेसर फिंच ने, जो अपने पहले पर्वतों की परिभाषा पढ़ी है। और मैंने आपको पहले बताया है हाई माउंटेन कौन से होते हैं, वे पर्वत जिसकी ऊंचाई 2000 मीटर से ज्यादा हो, यहाँ अपन बोल सकते हैं फीट में बताते 6000 मीटर। दूसरा होता है रग्ड माउंटेन, जिसको बोलते हैं साधारण ऊंचाई वाले पर्वत, इनकी ऊंचाई होती है अपने 1500 से 2000 मीटर के बीच में होती है। अगर फिट में दें इसका 3.25 गुना कर लेते हैं, क्योंकि अपने पता है 1 मीटर में 3.25 फीट होते हैं, उस अकॉर्डिंग अपन करते हैं। तीसरा होता है ये होता है रग्ड माउंटेन, दूसरा होता है रफ माउंटेन, जिसको बोलते हैं कम ऊंचाई वाले, इसकी हाइट होती है 1000 से लेकर 1500 मीटर के बीच में। चौथा पर्वत होता है जिसे बोलते हैं निम्न पर्वत, इसकी माउंटेन की ऊंचाई होती है 7000 से 8000 मीटर होती है। अब बताओ पर्वतों को मानव जीवन पर क्या प्रभाव है। आपको पता है पर्वत होता है मानव के एक तो सौंदर्य का आधार होते हैं और ये अपने पर्यटन का आधार होते हैं, जिससे आजीविका भी मिलती है। दूसरे अपने जलवायु पर नियंत्रित करते हैं और बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। पर्वत हमारे मनोरंजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेयजल सिंचाई आदि के लिए, पर्वतीय कार्य के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए इस रूप से प्रसिद्ध है। अब सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं अपने पठार, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में प्लेट्यू। क्या बोलते हैं, प्लेट्यू। अब पहले अपने पर्वतों को पढ़ लिया, पर्वतों की परिभाषा पढ़ी, फिर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, 3 अलग अलग आधारों पर किया। पहले आधार है उसके आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, उसको पर्वत अपने होते हैं निर्माण करके 6 प्रकार के होते हैं। दूसरा पढ़ा अपने ऊंचाई के आधार पर वो फिंच मॉडल 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा अपने उसके आयु के आधार पर या अवस्था के आधार पर वो भी 4 प्रकार के पर्वतों का पढ़ा, कौन से पर्वतों का क्या उदाहरण है। अब पर्वतों के बाद में अपन पढ़ेंगे पठार। पर्वत की परिभाषा पढ़ा है कि ऊपर उठा हुआ भाग होता है और शिखर संकुचित होता है और फिर उडाल होता है। पठार क्या आता है, ऊपर से समतल होता है। अब उसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि आसपास के धरातल से ऊंचे उठे हुए भाग, जिसका शीर्ष भाग क्या होता है, समतल, चौड़ा और एक किनारा या कम से कम एक किनारा तिर डालो, दोनों किनारे भी हो सकते हैं लेकिन एक किनारा तिर वाला होना चाहिए, उनको पठार कहते हैं। और पठारों का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अपन।
पठारों का वर्गीकरण अपने सियार आधार पर पड़ते हैं। जैसे पर्वतों का 3 प्रकार पड़े, सियार प्रकार है। पहला है पर्वतों की उत्पत्ति, कि पठारों की उत्पत्ति कैसे होती है, पठारा किस चीजों से या किस कारण से उत्पन्न। पहला जैसे लावा से निर्मित या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होता है। दूसरा होता है हिमानीकत, मतलब अपने ग्लेशियर पिघलने से बनता है। तीसरा वायुजनित, मतलब वायु की बहने से, पवनों की बहने। चौथा होता है जलज, मतलब जल के दाना। ये पहला उत्पत्ति कारण पर। दूसरी पठारों की स्थिति, पठार कहाँ स्थिति, पर्वत के आसपास क्या है, पहाड़ है, मैदान है, नदी है, क्या है। तो अगर पठार दो पर्वतों के मध्य हो उसे बोलते अंत पर्वतीय। इस साइड में जैसे इस साइड में भी पहाड़ है, बीच में पठार है, और उस साइड में भी पर्वत है, तो बोलते अंतर पर्वतीय। दूसरा होता है पर्वतपदीय। पर्वतपदीय का होता है पर्वतों के पैरों में, जैसे एक साइड में पर्वत होगा ऐसे, दूसरे में पठार होगा, ये पर्वतपदीय। तीसरा होता है महाद्वीपीय, मतलब प्योर स्थल भाग पर होता है और जमीन के आंतरिक भाग पर होता है, उसे बोलते हैं महाद्वीपीय पठार। अब ठीक है, तीसरा होता है विकास के आधार पर पर्वत की कौन सी अवस्था में है। जैसे अपन मानव की अवस्था होती है ना विकास के लिए, सबसे पहले मानव होता है जैसे बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, इस तरह। तो इसी तरह इसकी भी 4 अवस्था होता है। पहले नवीन पठार मान लो आधुनिक काल के पर, फिर नवीन के बाद कुछ बाद होते हैं प्रौढ़ अवस्था के, तीसरा वृद्धावस्था, फिर वृद्धावस्था के बाद में पुनः उसका वापस पठार का नवीनीकरण होता है, उसे बोलते हैं पुनर्निर्वाचित पठार। फिर होता है जलवायु के अकॉर्डिंग, कौन सा पर्वत कौन पठार कौन सी जलवायु में है। जैसे कोई पठार अगर अपने आर्द्र क्षेत्र में है या उसकी कटिबंध आर्द्र कटिबंध वाली जलवायु है, मतलब बर्फीले प्रदेश में, उसे बोलते हैं आर्द्र पठार। दूसरा शुष्क पठार, ये पठार कहाँ पाएंगे, मरुस्थलीय एरिया में पाए जाते हैं। तीसरा होता है हिमाशित पठार, वहां होगा जहाँ गले से पिघलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं उत्पत्ति का पठार का। पहला है लावा निर्मित पठार, जिसे बोलते हैं लावा प्लेट्यू। भूगर्भ से लावा के व्यापक उद्गार से फैलकर ऐसे पठार का निर्माण होता है। ऐसे पठार का उदाहरण अपन ले सकते हैं, भारत में होता है दक्षिण भारत के पठार लावा निर्मित पठार के उदाहरण है, और विश्व में अमेरिका का कोलंबिया का पठार, ये आपकी लावा निर्मित पठार का एग्जाम्पल है। दूसरा है हिमानीकृत पठार, जिसको बोलते हैं ग्लेशियर प्लेट्यू। ये वहां होगा कि हिमनद से पिघलने से होता है। अब अपने को पता है हिम कहाँ होता है, हिम अपने जैसे 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उस अक्षांशों पर, उस अक्षांश का हो गया है 60 से 90 डिग्री के अक्षांश के आसपास, वहां पर इस प्रकार के पठार पाए जाते हैं। जैसे लेब्राडोर का पठार, स्कैंडिया का पठार, अलास्का पठार, ये आपके हिमानीकृत निर्मित पठारों के उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं। तीसरा है वायुजनित पठार। ये पठार कहाँ होंगे, ज्यादातर वायु कहाँ बहती है, ये पठार वहां होंगे जहाँ आपका मरुस्थलीय एरिया होगा। ठीक है, पवनों द्वारा उड़ाकर लाएगी मिट्टी के अत्यधिक निक्षेपण से इन पठार का निर्माण होता है। इस पठार के उदाहरण पाकिस्तान में मरुस्थल, उसको बोलते हैं पोतवार का पठार, और चीन में होता है उसको बोलते हैं लोज पठार। ये सब आपके वायु निर्मित पठार, या अपन बोलते मरुस्थल में निर्मित पठारों के उदाहरण है। चौथा जलज पठार, मतलब एक्विलिक प्लेट्यू। ये कहाँ होंगे, जहाँ आपके पानी की उत्पत्ति होती है। पानी की उत्पत्ति का समुद्र, तो समुद्र के आसपास होते हैं। जलज, वैसे आपको पता है जलज जल में जन्म लेने वाला पठार। समुद्री भाग अथवा भूसंधियों के निरंतर जमा हुए अवसाद जब कभी आंतरिक हल से समुद्र से ऊपर उठ जाता है, समुद्र के अंदर भाग है लेकिन समुद्र से ऊपर उठ जाता है, तो जलज पठार का जन्म लेते हैं। ये समुद्र के भाग होते हैं। ये 4 प्रकार पठार अपने इसमें पढ़े गए उत्पत्ति के आधार पर। दूसरे पढ़ते अपन अंत पर्वतीय पठार, जिसे बोलते इंटर माउंटेन प्लेट्यू। ये क्या होता है, पर्वतों के मध्य स्थित होता है, 2 पर्वतों के मध्य स्थित होता है, इसलिए अंत पर्वतीय पठार बोलते हैं। जैसे हमारे हिमालय पर्वत है जो भारत के उत्तर में, और भारत के हिमालय से भी उत्तर में आगे और है कुल्लू पर्वत। इन पर्वतों के मध्य है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जिसे बोलते हैं दुनिया की सतह, पामीर गांठ भी बोल जाता है। ये पठार के उदाहरण है। जैसे ये पर्वत, एक साइड में ये पर्वत है, दूसरी साइड में ये पर्वत है, इनके बीच में जो पठार हो जाता है उसको बोलते अंतर पर्वतीय पठार। ये अपने बोलो तिब्बत का पठार हो गया, या हिमालय हो गया, ये कुल्लू हो गया, ये अंतर पर्वतीय पठार। दूसरे पठार है पर्वतपदीय पठार, जिसे बोलते हैं पिंडमोंट माउंटेन, माउंटेन के सॉरी प्लेट्यू। ये पठार पर्वतों की तलटी, तलटी मतलब पर्वतों के पैरों में नीचे पर होते हैं, जिसके एक और तो क्या होता है पर्वत होता है, और दूसरी ओर क्या होता है, दूसरी ओर समुद्र या मैदान होता है। इस तरह का पठार होते हैं। इसके उदाहरण देते हैं अपने अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का पेटागोनिया का पठार, जो क्या होता है एक साइड में तो अपने एंडीज पर्वत हैं, अपन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप देखते हैं, कॉन्टिनेंट देखते हैं, उसमें अपने एंडीज पर्वत हैं, एक साइड में एंडीज पर्वत है, दूसरी साइड में पेंटागोनिया पर्वतार है। तो जैसे ये अपने इसको उदाहरण दें तो मैं डायग्राम बता दूं आपको। जैसे ये है, देखो एक साइड में पर्वत है, ये मान लो एंडीज पर्वत है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अर्जेंटीना। दूसरा ये उसके पैरों में, यानी मतलब पर्वत के पैरों में गिरिपथ पठार है, और साइड में समुद्र होता है, इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं पर्वतपदीय पठार। तीसरा होता है महाद्वीपीय पठार,
जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। ये पठार किसी देश या महाद्वीप के संपूर्ण भाग पर विस्तृत होते हैं। जैसे भारत में उपस्थित हैं, दक्कन का पठार है, ग्रीनलैंड का पठार है, अंटार्कटिका पठार। ये पठार आपको किसके अकॉर्डिंग है? आपको पठार की स्थिति कहाँ है उसके आधार पर। तीसरा पठार है जलवायु के आधार पर पठार, उसकी जलवायु कहाँ है। पहला पठार होता है आर्द्र पठार, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिड प्लेट्यू। इन पठारों को प्राय 50% आर्द्रता और अच्छी वर्षा होती है। मतलब जो आपको ज़्यादा बारिश होती है, मानसून जलवायु है, या भारत में सर्वाधिक बारिश वाले क्षेत्र जैसे मेघालय है अपना, या पश्चिम घाट, उस तरह के पठार आर्द्र पठार के उदाहरण होते हैं। उदाहरण के लिए मेघालय व मालागासी के पठार आर्द्र पठारों के श्रेणी के उदाहरण है। इसका अर्थ ये हो गया जहाँ 50 सेंटीमीटर से अधिक आर्द्रता और अच्छी वर्षा होती है। दूसरा होता है शुष्क पठार, जिसको बोलते हैं ड्राई या एरिड प्लेट्यू। इन पठारों में वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, इस कारण शुष्कता बनी रहती है। इस तरह के पठार के उदाहरण ले सकते हैं अपने, जैसे थार के मरुस्थल में पठार हो, या तारिम का पठार हो, गोबी पठार हो, पोतवार के पठार उदाहरण है। तीसरा होता है हिम मंडित, मतलब जो आइस होता है या जहाँ बर्फ भी पड़ती है वहाँ बनते पठार उसको बोलते हैं। ये कहाँ होगी? ये उस अक्षांशों पर या उस भागों में होते हैं जहाँ तेज ठंड के कारण वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। जैसे आपने देखता है ग्रीनलैंड में, जो उत्तरी अक्षांश में ग्रीनलैंड हो गया, दक्षिण उस अक्षांश में हो गया अंटार्कटिका के पठार, यहाँ बस वर्ष भर बर्फ रहती है। ठीक है, ये 3 प्रकार पठार बने। अब चौथी अवस्था होती है पठारों की विकास की अवस्था के आधार पर। उसका विकास कौन सी अवस्था में चलता है उसके आधार पर नहीं, जो मानव अपने एज से रिलेटिव है। पहला नवीन पठार। ये पठार क्या होता है? ये आसपास के मैदान से तीक्ष्ण कगार अलग होते हैं, इनमें बन नदी घाटियाँ बहती रहती हैं। अब इसका उदाहरण ले सकते हैं कोलो पठार। ये क्या होती है? यह नदी बहती है और गहरे कहने का निर्माण करती है, ये होता है नवीन पठार। दूसरा होता है प्रौढ़ पठार, मतलब वो परिपक्व हो जाता है। इसमें पड़े तो अपने मैस्यू प्लेट्यू, उबड़ खाबड़ एवं विषम धरातल वाले इन पठार पर कंदरा व कटक तीनों ढाल वाले होते हैं, इसके किनारे सीढ़ी नुमा दिखते हैं। इसका उदाहरण ले सकते हैं अपने अपलेशियन पठार। तीसरा होता है वर्धावस्था के पठार। ये पठार वो होते हैं जो आपके पठार उस अवस्था संप्राय मैदान के रूप में हो गई, मतलब वो नष्ट हो गए। इसका उदाहरण अपन ले सकते हैं झारखंड की राजधानी रांची, वहाँ पठार इससे उसको बोलते रांची का पठार, ये वर्धावस्था के पठार। चौथा होता है पुनर्जीवित पठार, मतलब पठारों का वापस नवीनीकरण शुरू हो जाता है। आंतरिक हलचलों के कारण वर्धावस्था प्राप्त कर चुके पठार ऐसा मतलब ये बोलते हैं जो बूढ़ा होता है उसको बोलते हैं वापस उसकी जवानी एज हो जाती है, उसको बोलते हैं इसकी दांत वापस उगने लगी है। इस तरह के पठार को उदाहरण पर पढ़ते हैं। और पठार के अपने लिए क्या इंपोर्टेंस है? पठार अपने पर्वतों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पठार पर अपन खेती कर सकते हो, खनिजों का भंडार है। तभी तो भारत में देखो आप छोटा नागपुर पठार खनिजों का अजैब घर कहा जाता है। दूसरे इन पठारों कठोर जलाशय के जल प्रपात का निर्माण हो सकता है, या तो के साथ पर्वतों की तुलना में अधिक विकसित होते हैं, इसलिए पठार पहाड़ों की तुलना में ज़्यादा महत्व है। धन्यवाद, आपने इस क्लास को सुना।